हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है आयशा बानो की। आयशा बानो अहमदाबाद के अलमीना पार्क में रहती थी। पहले आप इसका एक ऑडियो सुन लीजिए। पापा, हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पापा, देख, गलत बात मत कर। ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। मैंने नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम से ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं बनना चाहती हूँ। बेटा, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको सब बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा। है बेटा। सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को घर जिससे बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले। मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा। पापा नहीं यार, मैं मेरा कब तक सुना तुमको ना तूने? तकलीफ दूं? कब तक तकलीफ दूं एक सबको? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुबारक नाम है तेरा बेटा। उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, वो आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा गई तू बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो बात। जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा मैं तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली। मेरी मुझे बात जो नहीं चीज मानेगी मिल तू? गए। नहीं मेरी बात बाबा, नहीं मानेगी? अब मौत करीब। अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार। कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा। मैंने वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई भेजता हूँ। हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रेस्टोरेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन का। है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ। केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी बाप में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर तू, मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा। अरे अब नहीं आना, अब मैं घर थक आ जा गई। बेटा। समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको सबको मार दूंगा मैं। किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। अब मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को? तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल निकल। कहाँ कौन सी जगह? मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास हाँ है। हेलो, हाँ पापा। हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ।
मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं, आ जा तू घर आ। तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुना, मन विचलित हुआ, बड़ा दुख हुआ। और अब तक के मेरे ये जो मैं कहानियाँ आपको हर रोज़ सुनाता हूँ, उसमें कभी इतना दर्द नहीं हुआ, कभी इतना दुख नहीं हुआ। हालांकि मैंने आपको बहुत बहुत अफसोसनाक कहानियाँ सुनाई, लेकिन इस वक्त शायद आपकी आंखें भी नम होंगी और आंसू निकल रहे होंगे। खैर, तो ये आयशा बानो अहमदाबाद की रहने वाली थी। अहमदाबाद में एक इलाका है अलमीना पार्क, वहाँ ये रहती थी। इनके पिता का नाम लियाकत था, वो पेशे से टेलर थे, टेलर का काम करते थे, टेलर की दुकान थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। हालांकि बहुत ज़्यादा उनकी आमदनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। राजस्थान के जलौर में आयशा की ननिहाल थी, मतलब लियाकत जो इसके पिता थे उनकी ससुराल। तो आयशा बचपन से ही जालौर काफ़ी जाती थी, अक्सर जाते ही थे, माँ बाप भी जाते थे। वहीं पर आयशा बानो के पिता लियाकत, उनके एक रिश्तेदार थे, उनका बेटा था आरिफ, दूर के ये रिश्तेदार थे। तो ये आरिफ भी आयशा से मिलता था, ये बचपन से एक दूसरे को दोनों जानते थे। धीरे धीरे बड़े होते हैं, आना जाना लगा रहता है, और फिर इन दोनों में दोस्ती होती है, प्यार में बदल जाती है। फिर शादी की बात होती है, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, आसानी से दोनों के बीच शादी कर दी जाती है। अब आयशा बानो बहुत खुश, सारे लोग खुश, आयशा की फैमिली वाले माता पिता काफ़ी खुश थे, क्योंकि आयशा बानो को उसका प्यार मिल गया। आरिफ उससे प्यार की बात करता था और आयशा भी उससे प्यार करती थी। अब इसकी शादी जुलाई 2018 में कर दी जाती है और ये अपने ससुराल जालौर चली जाती है। अब वहाँ कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे आरिफ और उसके माता पिता, उसकी पूरी फैमिली का जो रवैया था वो धीरे धीरे बदलने लगता है, और आरिफ पूरी तरीके से बदल जाता है। और वो आए दिन अब आयशा बानो से पैसों की डिमांड करते हैं, दहेज की बात करते हैं। अब आयशा बानो इतने बड़े परिवार से तो थी नहीं, गरीब लोग, लेकिन क्या करे। और इधर परेशानी बढ़ती जा रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा आयशा को परेशान करते थे। फिर दिसंबर में बहुत ज़्यादा इसको परेशान करने लगे, लेकिन अब पैसा कहाँ से दे। तो ये आरिफ दिसंबर में इसको, आयशा बानो को अपने साथ लेता है और अहमदाबाद अपनी ससुराल इसको छोड़ आता है, यानी कि आयशा के मैके। और फिर उनसे फ़ोन पर बात करता है कि तब भेजना जब पैसे दो। तो बेचारे 1-1.5 लाख रुपए का कहीं से इंतज़ाम करके इधर उधर से उधार लेकर देते हैं। फिर आयशा अपने ससुराल जालौर वापस आती है। इसके बाद फिर वही रवैया शुरू हो जाता है और फिर वही पैसे मांगने का सिलसिला शुरू, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग थी इनकी, ये पैसे मांगते थे। उसके बाद जनवरी आ जाती है, जनवरी 2019, उसमें भी यही रवैया। अब वो लोग वादे करते हैं कि हम करेंगे कहीं ना कहीं से इंतज़ाम, और इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है। इसके बाद आयशा इस बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो जो रवैया था उसका, आरिफ का और उसकी फैमिली का, वो जारी था। ये उसको मारता पीटता है, और अफसोसनाक ये बात है कि उसका जो वो होता है वो मिसकैरेज हो जाता है, वो जो प्रेग्नेंट हुई थी। इसके बाद आयशा को बड़ा बुरा लगता है। मार्च आ जाती है और मार्च में आयशा अपने घर वापस आ जाती है। और घर अब वापस आने के बाद ये अहमदाबाद के बथवा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं आरिफ के खिलाफ, हरासमेंट और ये सब चीज़ों का। इसके बाद आयशा समझ लेती है कि शायद अब मेरा ससुराल जाना नहीं हो पाएगा, अब शायद मैं जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये कई बार हो चुका था।
ये छोड़कर जाता था, वो कुछ ना कुछ देते थे, फिर लेकर जाता था, उसके बाद फिर वही सब शुरू हो जाता था। माँ बाप भी परेशान, ये भी टेंशन में, और इसके दिल में कुछ बातें घर कर गई थी क्योंकि ये प्यार करती थी। अब आरिफ बिल्कुल चेंज हो चुका था, इसने क्या क्या सपने सजाए थे सारे कुछ सब पर पानी फिर चुका था। तो इन सब चीज़ों का बड़ा बोझ इसके दिल पर था। और दूसरी चीज़, उससे बड़ी बात ये थी कि इसको ये लगने लगा था कि मैं अब अपने माँ बाप पर एक तरीके से बोझ बन चुकी हूँ, क्योंकि लड़की की शादी के बाद जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड सब कुछ करने वाला होता है। माँ बाप की तो एक तरीके से जिम्मेदारी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसके बाद जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो वो सोच लेती है अब शायद मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। इसके बाद वो एक ऑफिस में छोटी सी नौकरी करने लगती है, लेकिन उसको वही सब चीज़ें सताती हैं। वो आरिफ से बीच बीच में बात करती, रिक्वेस्ट करती, गड़गड़ाती कि आरिफ अब तुम मुझे फिर से अपना लो, हम लोग अच्छे से रहेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत सारी बातें, रोती है, गड़गड़ाती है, सब कुछ याद दिलाती है, लेकिन आरिफ टस से मस नहीं होता और वो अपने पैसों की डिमांड करता है। कहता है मुकदमा वापस लो, पैसा दो, फिर तुम्हें मैं लेकर आऊँगा। आयशा एक बार फिर आरिफ को फ़ोन करती है और वो कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना जीकर मेरा क्या फ़ायदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, तुम्हारे बिना एक पल भी मैं जी नहीं सकती। आरिफ सामने से कहता है मर जा, अगर तू मरना चाहती है तो मर जा, और मरने का वीडियो भी मुझे बनाकर भेज देना। अब ये बात जब आयशा से आरिफ बोलता है तो आयशा को बड़ा बुरा लगता है और वो शायद ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके बाद आयशा ऑफिस से लौटते वक्त परेशान तो थी, टेंशन में थी, दिमाग में सब कुछ आरिफ की बातें घूम रही थी। वो अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पहुंचती है, वहां जाकर एक वीडियो शूट करती है। वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो शूट करती है और आरिफ को वो वीडियो भेजती है और उससे कहती है, शायद इसलिए उसने ये वीडियो भेजा कि शायद ये अब भी कुछ आसार बने, इसका दिल पसीजे और ये मुझे एक्सेप्ट करे। लेकिन वो वीडियो भेजती तो आरिफ उसको इग्नोर करता है। मतलब एक तरीके से वो तो चाहता ही था कि ये मर जाए, जब अब उसका भी कोई असर नहीं। इसके बाद वो अपने घर पर कॉल करती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑडियो सुनवाई। लेकिन आयशा ने अपना आखिरी वादा घर वालों से पूरा नहीं किया। वो कहती है हाँ अच्छा मैं घर आती हूँ, लेकिन वो नहीं आती और वो अपनी जान दे देती है, पानी में कूद जाती है। जब वो ये वीडियो शूट कर रही थी तो आसपास से आप देखना कोई आता जाता दिखता है तो वो एकदम खामोश सी भी होती है कि कोई सुन ना ले और जिससे मैं अगर कूदूँ तो मुझे बचाए ना, या कुछ ऐसा। इसके बाद वीडियो शूट वूट करने के बाद, माँ बाप से बात करने के बाद, वो वहीं पर अपना फ़ोन पर्स रख देती है और पानी में छलांग लगा देती है। इत्तेफाक से कई बार कुछ लोग गिर जाते हैं तो पुलिस, वहाँ के स्टाफ, वो लोग बचा भी लेते हैं, लेकिन शायद इसकी मौत ही थी। ये कूदती है और फिर इसकी बाद में लाश ही मिलती है। जब माँ बाप आते हैं तो आयशा जिंदा नहीं, मुर्दा थी। मर्जी से करना चाहती हूँ, इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना, ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में।
मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। तो ये आयशा को लड़ना चाहिए था, मेरा तो यही कहना है। उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। डट कर लड़ती, सामना करती, एक ना एक दिन आरिफ को उसके किए की सज़ा वैसे भी मिल सकती थी, लेकिन अंजाम ये हुआ और फिर पकड़ा बाद में वो गया। ऐसी बात तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक अफसोसनाक कहानी, और वही बात, मेरा आप सबको कहानी सुनाने का यही मकसद रहता है कि आप सब लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें। कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, समस्या हो, हर चीज़ का हल होता है, समाधान होता है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें। किसी भी परेशानी हो उसका डट कर सामना करें और लोगों को बताएं उसके बारे में, अपना मन हल्का करें और कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे बाद में फैमिली वालों को अफसोस हो। और इसमें आज तक ये जवाब कोई नहीं दे सकता कि आयशा के माँ बाप का क्या कसूर था, उनका कोई बेचारों का दोष नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।